उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट से ऊर्जा निगम चिंतित। बिजली की उपलब्धता नहीं है पर्याप्त बिजली के लिए जारी है प्रयास। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग गंभीर सुरक्षा से जुड़े कानून को लेकर हुई कार्यशाला में पहुंचे सीएम धामी। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की दी जानकारी। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। 80 किलो गोमांस हुआ बरामद। तस्करों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कुमाऊं में रोहिंग्या की एंट्री। पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी। पुलिस चला रही है विशेष सत्यापन अभियान। डीआईजी अभियान की कर रहे निगरानी। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार भड़क रही आग। वन विभाग के अधिकारियों ने एसडीआरएफ से मांगी मदद। अब तक 35 हेक्टेयर जंगल में लगी आग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं देवभूमि में पहाड़ों पर किस तरह से बिजली का संकट गहराया हुआ है। दरअसल जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उत्तराखंड में बिजली का संकट बढ़ता ही जा रहा है और इसके कारण बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। रोजाना प्रदेश में 46 मिलियन बिजली की खपत होती है, जिसमें प्रतिदिन 2.5 से 3 मिलियन यूनिट की कमी बनी हुई है। दरअसल ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में भी 2 से ढाई घंटे की बिजली कटौती हो रही है। असम से अतिरिक्त खरीद और व्यासी परियोजना से उत्पादन शुरू होने के बावजूद बिजली की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। हर रोज की तरह यही हालात मंगलवार को भी रहे। जल विद्युत परियोजनाओं से उम्मीद है कि जल विद्युत परियोजनाओं की तरफ से जो परियोजना चल रही है, इस विभाग की तरफ से बताया गया है कि उत्पादन नहीं होने और राष्ट्रीय एक्सचेंज से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाने के कारण ऊर्जा निगम भी चिंतित है। निगम ने बिजली की मांग 46 मिलियन यूनिट आंकी है, जबकि राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन और केंद्र से आवंटित कोटे के तहत कुल 30 मिलियन यूनिट बिजली ही उपलब्ध है। शेष 16 मिलियन यूनिट बिजली की व्यवस्था बाजार से की जा रही है। जानकारी ये कहती है कि अब रियल टाइम मार्केट से शेष बिजली खरीद के प्रयास किए जाएंगे। बिजली की कमी होने के पर ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती की जा सकती है। नहीं, हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। बात उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण की करते हैं। आयोग ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। आयोग की तरफ से राजधानी देहरादून में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी शामिल हुई। साथ ही बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। तो वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ऑपरेशन मुक्ति के तहत की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया। कार्यशाला में पुलिस महकमे की महिला विवेचक, सब इंस्पेक्टर से लेकर प्रदेश के डीजीपी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए आयोजन की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने जनहित में काम किए जाने पर जोर दिया। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर तक ये आयोजन ले जाना चाहिए ताकि गांव तक बच्चों को अपने हितों की जानकारी मिल सके। बहुत अच्छा प्रयास बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और निश्चित रूप से इससे एक जागरूकता भी आएगी और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में
जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेके ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग इस ओर जन जागरण चलाते हुए काम करेंगे। आज एक कार्यशाला आहूत की गई जिसका विशेषतः सब्जेक्ट जो है पोक्सो को लेकर था कि आखिरकार पोक्सो को लेकर किस प्रकार से अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पोक्सो को लेकर कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना। आज वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज जो कार्यशाला यहाँ आहूत की है वो प्रशंसनीय है। आवश्यकता है इसको बिल्कुल जिले के न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने की, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से जानकारी हो सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और किस प्रकार से जो है उनको ये मालूम हो सके कि सरकार ने उनके चाहे पहनने से लेकर, भोजन करने से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर जो उनका अधिकार है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सके। वो अवेयरनेस के प्रोग्राम करने का जो है मैंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने बच्चों को और सुरक्षित यौन शोषण के मामले में सुरक्षित करें। इसके बाद अब बात करेंगे खटीमा की, जहां पुलिस ने गौकशी में लिप्त 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल खटीमा सीओ भूपेंद्र भंडारी और खटीमा कोतवाली नरेश चौहान के नेतृत्व में लगातार तरह तरह के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस को गौकशी तस्करी की सूचना मिली, जिस पर बाजार चौकी प्रभारी होशियार सिंह तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से 80 किलो गौमांस प्राप्त हुआ, जिसके बाद खटीमा कोतवाली नरेश चौहान ने पुलिस टीम को आदेश दिए कि सख्ती से गोकशी तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। साथ ही चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। एसएसआई देवेंद्र गौरव जो कि खटीमा के एसएसआई हैं, उन्होंने बताया कि बाजार चौकी को गौकशी तस्करों की सूचना मिली थी, जिस पर घेराबंदी कर 5 गौकशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गौकशी की जा रही है, जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है गौकशी करते हुए। साथ ही साथ इसमें करीब 80 किलो गौवंश बरामद हुआ है और ये इसके काटने और तोड़ने के उपकरण बरामद हुए हैं। और एक बात इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी जब इनसे पूछताछ की गई है तो इसमें करीबन 8-10 लोगों को और हमारे द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश से भारत दाखिल हुए रोहिंग्या उत्तराखंड में भी दाखिल हो चुके हैं। स्थानीय विशेष समुदाय में घुल मिलकर धीरे धीरे अब ये सुरक्षा के साथ संप्रभुता के लिए चुनौती बन चुके हैं। दलालों के माध्यम से हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड के पूरे कुमायूं मंडल में ये घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इनका पहाड़ तक पहुंचने का रूट बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। 2012 के बाद इनकी लगातार बढ़ती संख्या सुरक्षा के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी गंभीर संकट पैदा कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट को गंभीरता से लेते हुए कुमायूं पुलिस ने रोहिंग्या के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान की शुरुआत कर दी है। इसकी जिम्मेदारी सभी जिले के सीओ को सौंपी गई है। डीआईजी खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इस पर प्रदेश गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। डीआईजी कुमायूं नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पूरे कुमायूं में सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। दस्तावेजों की जांच के साथ ही स्थानीय संपर्क निवासी का समय और कार्यप्रणाली पर भी नजर रखी जा रही है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि जिले में रोहिंग्या समेत अन्य के सत्यापन के लिए सीओ को नोडल अफसर बनाया गया है और वो खुद पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सत्यापन को लेके बहुत ज़िले में पूरे सभी थानों की क्राइम मीटिंग के दौरान ही हम लोगों ने इसमें अभियान चलाने का घोषणा कर दी थी। सभी थाना इंचार्जों को इसमें व्यक्तिगत रूप से इसमें एलआईयू की टीमों के साथ इन्वॉल्व किया गया और अभी तक 3000 से ऊपर हमारे यहाँ सत्यापन हो चुके हैं। इसमें और तेज़ी लाई जा रही है। इधर बाद हम यात्रा की अब बात कर लेते हैं, जो 3 मई से शुरू होने वाली है और इसे ही लेकर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके चलते जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने संयुक्त रूप से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगोत्री धाम में चल रहे गतिमान कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
जिलाधिकारी ने निरीक्षण के सुलभ शौचालय स्थापित करने, परिसर में जल निकासी व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही बीआरओ के अधिकारियों को मनेरी झरने के पास अस्थायी पार्किंग व पर्यटकों की बैठने की व्यवस्था के लिए भी कहा। वहीं अधिकारियों को भटवाड़ी चड़ेथी में भी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने टीन शेड स्टोर को तत्काल हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। दरअसल जिला पंचायत को गंगनानी गर्म कुंड में 2-2 सफाई कर्मी तैनात करने और सौंदर्यीकरण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन गंगोत्री पार्किंग के संबंध में ठेकेदार मंजीत सिंह को निर्देश दिया कि 30 अप्रैल तक पार्किंग को इस तरह से तैयार कर लिया जाए कि वहां पर भारी संख्या में वाहन पार्क किए जा सकें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गंगोत्री धाम में स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाने, बेड स्थापित किए जाने और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखे जाने की बात कही। उधर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि सभी आवश्यक गतिमान कार्य 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। कुछ स्थानों पे जहां संकरे रास्ते हैं वहां पे डिलीनेटर इत्यादि लगा के व्यवस्था की जा रही है और बीआरओ को भी बताया गया है कि उनके द्वारा जो कार्य अभी गतिमान है उनको शीघ्र पूरा कर लिया जाए और कुछ संकरे रास्तों को ठीक करने का कार्य अभी चल रहा है, उस पर भी कार्रवाई तेज़ी से करवाई जाएगी। घाट को लेकर समस्या है और जो पार्किंग है समस्या, घाट को लेकर कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, उसमें वेबकोस को निर्देशित कर दिया गया है और उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने से पहले वो पूरे कार्य हो जाएंगे। इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। पार्किंग का कार्य अभी चल रहा है और कुछ गाड़ियों की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी और वो जो निर्माण कार्य है और मटेरियल जो पड़ा है वो हटवाने के निर्देश दे दिए गए हैं और 28-29 तारीख तक वो कार्य भी इस तरह का हो जाएगा कि एक बड़ी मात्रा संख्या में गाड़ियाँ। गौचर के निकट ऋषिकेश कर्णप्रयाग राजमार्ग में नगरपालिका का कूड़ा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन के निर्देशन पर राजस्व विभाग के तरफ से निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कूड़ा डंपिंग स्थल पर नदी में गिरने से नगरपालिका द्वारा निर्मित दीवार टूट गई और लगातार कूड़ा कचरा नदी में गिरने से जल दूषित हो रहा है। अलकनंदा नदी के दूषित होने का जिम्मेदार प्रथम दृष्टया अधिशासित अधिकारी और नगरपालिका गौचर को बताया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा कूड़ा निस्तारण का समुचित प्रबंध किए बिना कूड़ा कचरा सीधे नदी में फेंका जा रहा है। उनका ये कृत्य गंदगी, दुर्गंध और संक्रमण सहित जल को प्रदूषण कर रहा है। दरअसल विभिन्न अपराधों के लिए दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। चमोली उत्तराखंड कूड़ा करकट से नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोग भी आक्रोशित हैं। इधर कुमायूं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण रामगढ़, मुक्तेश्वर और शीतला खेत में चल रहे 30 कार्यों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि 10 संरचनाओं पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। नक्शे को प्राधिकरण से पारित भी नहीं कराया गया, जिस संबंध में आयुक्त ने सचिव को अवैध रूप से बन रहे निर्माण कार्यों पर नियमानुसार सील करने, चालान और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंडल आयुक्त ने निर्देश दिया है, जिसके साथ ही साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए, जिस भी व्यक्ति या समूह द्वारा पहाड़ कटान का कार्य किया जा रहा है उनसे रॉयल्टी जमा कराई जाएगी। साथ ही साथ बिना अनुमति के सड़क कटान कर रहे संबंधितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मौके पर संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, सचिव जिला विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, तहसीलदार नवाजिश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लेआउट अप्रूव्ड है, लेआउट अप्रूव्ड सर से 2007 का था।
लालकुआं के वार्ड नंबर 2 में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं फॉरेंसिक विभाग के एक्सपर्ट की टीम भी सबूत जुटा रही है। दरअसल मृतका के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। परिजनों का कहना है कि मृतका के पति आनंद गुप्ता और उसके सास ससुर ने जहर देकर हत्या की है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने बताया कि महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं मृतका के भाई की तहरीर पर उसके पति और सास ससुर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर मृतका के भाई पवन कुमार ने बताया कि उनकी बहन की शादी लालकुआं निवासी आनंद गुप्ता से हुई थी, जिसके बाद से आए दिन ससुराल वाले उनकी बहन के साथ मारपीट किया करते थे। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन भी उनकी बहन के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद जबरदस्ती जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस भी आरोपियों के साथ मिलकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी परसों रात को कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस संबंध में क्योंकि वो संज्ञेय अपराध की एक एप्लीकेशन दी गई थी, इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। ये जो घटनास्थल का निरीक्षण तथा एफएसएल टीम द्वारा जो भी इनपुट आते हैं उसके हिसाब से विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है, क्योंकि बॉडी तो पहले ही चली गई थी, तो घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है तथा अन्य जो चीज़ें हैं इसको एफएसएल टीम द्वारा इंक्लूड किया जाएगा। 302 में है और 3 लोगों को नामजद किया गया। मेरे को जो है 22 तारीख को करीब लगभग शाम को 6 बजे फ़ोन आया उनका कि जो है मीनू ने कुछ खा लिया है और इसके मुंह से झाग आ रहे हैं और हम इसको लेकर के हल्द्वानी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं उस वक्त अपने काम पर था। मैं लगभग 15-20 मिनट में बाजपुर घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद हम लोग तैयार होके हल्द्वानी निकलने के लिए निकले थे कि थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आ गया कि वो अब मीनू जो है एक्सपायर हो गई। तो हमने उनसे ये कहा कि ठीक है जी, हम जो है हल्द्वानी आ रहे हैं। तो वो हल्द्वानी ना रुक करके वो सीधे लालकुआं चले गए। उसके बाद हम बाजपुर से सीधे जो है लालकुआं पहुंच गए। तो हमने उनसे कुछ पूछताछ करी, भी क्या हुआ। वो हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। लेकिन जो है अगले दिन हम सवेरे जो है फिर हल्द्वानी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहां हमने जाकर देखा तो हमारी बहन की बॉडी नीली और काली हुई बॉडी उनके हॉस्पिटल में अंदर रखी थी, जिससे ये प्रतीत होता था हमें कि इनको जहर दे करके मारा गया है। मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास आया कि ऐसे बात है। मैंने कहा ठीक है, अपने लोग हल्द्वानी चलते हैं। थोड़ी देर में ही खबर आ गई कि वो तो नहीं रही। मैंने आनंद को पूछा, मैंने कहा आनंद ये क्या हुआ? कह रहे वो नहीं रही। इसके जीआजी ने उसको फ़ोन करा कि आप ऐसा करो वहीं रुको। मीनू कहाँ है? बोले वो तो पोस्टमार्टम हाउस चली गई। तो ये बोले कि आप वहीं रुको, हम 1 घंटे में हल्द्वानी पहुँच रहे हैं, फिर बात करते हैं जो भी होती है। तो बोले नहीं जी, मैं तो नहीं रुक रहा यहाँ पे, मैं तो लालकुआं जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, तुम्हारी बीबी थी, तुम वहाँ रुको, हम आके बात करते हैं, ऐसे कोई छोड़ के चला जाता है? बोले नहीं जी, आप ना लालकुआं आ जाओ, आपको भी हल्द्वानी आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम लालकुआं जा, हमारे कहने पर भी वो अपनी वाइफ के पास रुकने को तैयार नहीं हुए, लालकुआं चले गए। हम सीधे लालकुआं पहुँचे तो ये बैठे हुए थे। ये एक बार उठकर, हमें ये नहीं लगा कि इन्होंने दिखावा करने के लिए या उसकी बीवी थी, 2 आंसू भी इन्होंने बहाए हों, गले लगे हों, कुछ कोई मतलब नहीं। हम लोग अंदर चले गए तो उसकी बहन, हमें देखा कि छोटी बहन भी यहाँ मौजूद है। हमें तो ये बताया नहीं गया कि अर्चना भी आई हुई है। इधर चारधाम यात्रा को अब कम ही समय रह गया है। इसे लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदाग्रस्त भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में आपदा के हालातों से निपटने के लिए सरकारी विद्यालयों में मॉक ड्रिल की जा रही है, जिससे एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित सभी विभागों को एक साथ लेकर तैयारियों को मजबूत किया जा सके। तभी सूचना मिली कि केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर के जंगल में लगी से स्कूल भवन में, जंगलों में जो आग लगी हुई है उससे स्कूल भवन भी चपेट में आ गया है।
जिसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ को मिली। सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित विभागों की टीमों को बुलाया गया। मौके पर पहुंची टीम ने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, इसके बाद आग बुझाई गई। ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल रही जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए की जा रही थी। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों में विभिन्न जनपदों में और सब डिवीजनों में आपदा संबंधी मॉक अभ्यास कराए जा रहे हैं। जिसी क्रम में आज श्रीनगर तहसील में भी मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें आईआरएस के स्पेशलिस्ट श्री बीबी गणनायक जी मौजूद थे और इसके साथ ही हमारी एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम, थाना की टीम और संबंधित जितने भी प्रशासन के अधिकारी होते हैं उन सब की आज मीटिंग ली गई और उन्हें ब्रीफ किया गया। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में भूकंप संबंधी मॉक ड्रिल कराई गई और इसके साथ ही फॉरेस्ट फायर के दौरान किस तरह से अभ्यास किया जाएगा इसका भी आज अभ्यास कराया गया। बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां लक्सर के एसडीएम संगीता कनौजिया सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दुर्घटना में घायल एसडीएम को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लक्सर एसडीएम संगीता कनौजिया अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रही थी, तभी अचानक 18 टायर वाले ट्रक ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। दुर्घटना में एसडीएम संगीता कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि गाड़ी चला रहा चालक मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। आनन फानन में घायल एसडीएम को हरिद्वार में उपचार देने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में जुटी हुई है। दरअसल आवश्यक टेस्ट और एमआरआई की रिपोर्ट के बाद एम्स की तरफ से बुलेटिन जारी किया जाएगा। लगभग 11:30 पौने 12 बजे करीब तो उन्होंने बताया कि किशोर तुम्हारी सिस्टर एसडीएम जो है लक्सर में। मैंने कहा हाँ, अभी भी हाल फिलहाल पोस्टिंग हुई है, अभी शिफ्ट नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने मुझे फिर पिक्स भेजी, उसकी दिखाया मुझे कि एक बार पहचान लो कि मतलब एसडीएम लक्सर की है, तुम्हारी सिस्टर है। मैंने कहा ठीक है दिखाओ। तो फ़ोटो भेजी। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया क्योंकि घर पर भी किसी को पता नहीं था। मैंने लगातार फिर डीडी को कॉन्टैक्ट किया, उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ, लेकिन बिजी जाता था। तो वो पता नहीं किसने पिक किया। बाकी मुझे कहा कि जल्दी से विनय विशाल हॉस्पिटल जो दुड़की में है उसमें पहुंचो और अपने परिवार वालों को बता दो। तब मैंने अपने जिया जी को बताया, वो वहीं से निकल गए। फिर मैं अपनी मम्मी को साथ में लेके गया विनय, फिर विनय से यहाँ पर मैं आया। इधर गर्मी का प्रकोप बढ़ने से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके बाद वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने एसडीआरएफ की मदद मांगी है। एसडीआरएफ की टीम की ओर से वन विभाग की टीम मौके पर साथ मिलकर अब हरिद्वार के जंगलों में लग रही आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। इससे वन संपदा को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि जनपद के करीब 35 हेक्टेयर जंगल अब तक वनाग्नि में खाक हो चुके हैं। जैसे आपको विदित है कि अभी ग्रीष्मकाल चल रहा है और इस समय फायर की घटनाएं होती हैं, पर जहां तक हरिद्वार वन प्रभाग का सवाल है, हम लोगों ने जो हमारी इसकी प्रिपरेशन होती हैं वो जनवरी फरवरी में कंप्लीट कर दी थी। जैसे कि फायर लाइनों का फुकान होता है, जहां जहां सेंसिटिव एरिया होते हैं तो वहां हमने पहले ही कंट्रोल बर्निंग करके अपने एरिया को क्लियर कर दिया था। अभी वर्तमान में हरिद्वार वन प्रभाग में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो कि वनाग्नि की कोई बड़ी घटना हो, और इस पे हमारे जितने भी हम लोगों ने अपने आदमी डिप्लॉय किए हुए वो बखूबी से काम कर रहे हैं। इसमें हमने पूरे डिवीज़न में 101 फायर वॉचर डिप्लॉय किए हुए हैं और साथ ही जो वन्यजीव प्रबंधन का जो एक मॉडल हमने तैयार किया है वो भी बहुत अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो आग की घटनाएँ हुई हैं वो राजा जी लैंडस्केपिंग में राजा जी नेशनल पार्क के अंदर हुई हैं। 2-3 दिन से वहाँ पे कुछ फायर संबंधित थोड़ा घटनाएं हो गई थी, तो उसमें राजा जी का और हमारे कर्मचारियों ने लगातार उसमें कार्य किया है, बहुत सफलता। इधर पौड़ी जिले के अपोला गांव की सरपंच ने सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर ग्रीन इंडिया योजना के तहत आई रकम को निकालने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही रेंज अधिकारी जगदीश चंद्र जोशी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत ग्रीन इंडिया योजना से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरपंच गुड्डी देवी ने वन दरोगा ललिता रत्नाकर पर फर्जी हस्ताक्षर कर 8,64,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया है। सरपंच गुड्डी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सभा अपोला में ग्रीन इंडिया के तहत 2 कार्य किए गए, जहां सचिव ने बिना बताए उनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर रुपए निकाल लिए। गुड्डी देवी का कहना है कि जिन लोगों ने इस योजना में कार्य किया वो आज भी अपनी दिहाड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने विभाग पर भी आरोप लगाया कि मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि वो विभाग में कई
शिकायत कर चुके हैं। फिलहाल मीडिया के हस्तक्षेप के बाद रेंज अधिकारी जगदीश चंद्र जोशी ने जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। बनी करने के लिए काम आया था, 8,64,000 रुपए। सचिव ने उसमें फर्जी साइन करके पैसे निकाल दिए गए। हमने सारी जगह जितने भी विभाग हैं, नैनी डांडा, धुमाकोट, विधायक, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सबके लिए विभाग, यहाँ रेंजर साहब, देखो साहब, सबके लिए हमने चिट्ठियां लिख करके भाई ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी साइन करके बैंक से पैसे निकाल दिए गए। उसके बावजूद कोई हमारे सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। इधर उधम सिंह नगर की किच्छा में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत छात्राओं को दैवीय आपदाओं से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया। इस दौरान दैवीय आपदा के दौरान अपने बचाव के साथ साथ अन्य लोगों को भी मुसीबत के दौरान बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। एनडीआरएफ बटालियन के प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व में टीम ने कई छात्राओं को रस्सी के सहारे तीसरी मंजिल से उतरने के साथ ही अन्य तरह की तमाम जानकारियां देकर प्रशिक्षित किया। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान 8 मई तक सभी स्कूलों में चलाया जाएगा। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दैवीय आपदा के समय प्राथमिक उपचार के साथ साथ भूकंप, बाढ़, आग से बचाव सहित आपदा संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर स्कूली छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत आता है और हम लोग जो है एनडीआरएफ की 15 एनडीआरएफ नई बटालियन जो है इस डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है, जो कि स्पेशली इस स्टेट के लिए है। और इस डिस्ट्रिक्ट में फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज चलाया जा रहा है, जो कि पिछले 20 अप्रैल को शुरू हुआ है और 8 मई तक चलेगा। इसी फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत हर स्कूलों में जो कि चिन्हित किए गए हैं वहां जा करके स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, इनको डिजास्टर के बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसमें जैसे कि फ्लड आता है, फ्लड में किस तरह फाइटिंग करनी है, अपने आप को बचाना है, किस तरह से जो है फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करना है, अगर फायर लगता है तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है, अर्थक्वेक अगर आता है, भूकंप आता है, अगर आपको घर में, आपके समाज में, आपके गांव में, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को बचाना है। एनडीआरएफ की टीम हमारे स्कूल में आई है, तो उन्होंने हमें अलग अलग विषयों में अलग अलग आपदाओं से निपटने की प्रशिक्षण दिया है। जैसे अगर किसी की कट लग जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने एक एडवेंचर किया है, हमें 2 मंजिला से नीचे उतारा गया है और ये बहुत अच्छा लगा। ये एक नया एक्सपीरियंस है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।